नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज मैं आपको लेके चलूंगा बंगाल। आज की जो कहानी है, घटना है, ये कोलकाता से आई है। कोलकाता के संजय जी ने ये घटना मुझे शेयर किया है। ये घटना 2001 की है। संजय जी का उम्र लगभग 22-23 साल का रहा होगा उस समय। तो क्या थी कहानी, क्या थी घटना, चलते हैं संजय जी के इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम संजय है। मैं अपने परिवार के साथ में कोलकाता में रह रहा था। मेरे एक और भाई और एक छोटी बहन थी। कोलकाता में मेरे दादाजी आकर के पहले बसे थे और उन्होंने फूलों का काम शुरू किया था। वैसे हम लोग यूपी के बनारस जिले के रहने वाले हैं। अब दादाजी के बाद वो काम मेरे पिताजी ने संभाल लिया था, फूलों वाला। मैं पढ़ाई कर रहा था, कॉलेज में था और फूलों का काम हमारा अच्छा भला चल रहा था। मुझे भी जब टाइम मिलता मैं अपने पिताजी के साथ में बैठता था, उनके काम में हाथ जरूर बटाता था। मेरे पिताजी के तो कई मित्र थे, समाज में अच्छा उनका नाम था, लोग बाग सब पहचानते थे, इज्जत देते थे। पिताजी भी उनका आदर भाव किया करते थे। लेकिन उन मित्रों में एक खास मित्र थे जिन्हें मैं काकू कहा करता था। वो बिहार के रहने वाले थे और मेरे पिताजी के परम मित्र थे। कोई भी फंक्शन होता था उनके घर में तो हम सब परिवार उनके घर जाया करते थे, और हमारे घर में कोई फंक्शन होता था तो वो भी सारे परिवार हमारे घर में आते थे। कहा जाए तो बहुत ही नज़दीकी रिश्ता हमारा जुड़ा हुआ था उनके साथ में। अब उनकी जो बड़ा बेटा था उसकी शादी का रिश्ता तय हो चुका था और वो भी बिहार में। लेकिन वो बारात लेकर के जा रहे थे कोलकाता से। उनका घर तो वहीं पर था, लेकिन अब वो वहाँ पर रहा नहीं करते थे। अब जो उनका समाज था, जो रिश्तेदार थे, सब लोग कोलकाता में ही थे और कुछ लोग जो गांव में थे वो डायरेक्ट उसी जगह पर जा रहे थे उनके गांव के तरफ से। उन्होंने 4 बसें बुक किया था और हमें भी निमंत्रण दिया था कि आप सब परिवार चलिएगा। लेकिन इतनी लंबी दूरी थी और भी बस का सफ़र, हम तो मना कर दिए थे। मेरे छोटे भाई भी मना कर दिया था। बहन को तो जाने का कोई मतलब ही नहीं होता था, इतनी लंबी दूरी। आखिरकार जो जाना तय हुआ मेरे पिताजी का। अब पिताजी का ऐन वक्त पर कुछ ऐसा काम आ गया जिसके वजह से वो जा नहीं सके और मुझे ही उस बस में जाना पड़ा। बारात निकल चुकी थी, लेकिन मैं अपने एक दोस्त जो था मेरे गली का, मेरे घर का पड़ोसी था, उसको मैं अपने साथ ले गया था। उसका एक रीज़न था। मैं चोरी छुपे स्मोक किया करता था, सिगरेट पीता था और सिगरेट का जो डब्बा मैं उसी के पास में रखता था। मैं अपने घर पर कभी सिगरेट लेकर नहीं आता था और मैं इसीलिए उसको अपने साथ लेके गया था ताकि हम सिगरेट को आनंद उठा सके और वो मेरी साथ में रहे। मैं अकेले भी बोर हो जाता और वो होता तो हमारा टाइम अच्छे से कट जाता। अब हम बस का यात्रा तो कर रहे थे। सारी रात हमारी बस में निकल चुकी थी। उस बस में कुछ लड़कियां भी गई थी। हमारी गली की भी एक लड़की थी जो उस घर की सहेली थी, उस
घर की बिटिया की सहेली थी, हमारे काकू अंकल की बेटी की सहेली थी। मैंने देखा था बस में। खैर, उन लोगों से हमें तो कोई मतलब था नहीं। हम दोनों आपस में बात करते हुए और बस का सफ़र तय करते जा रहे थे। सुबह में हम लोग बिहार में प्रवेश कर चुके थे और दोपहर होते होते हम एक पड़ाव पर ठहर गए। वो मंदिर का एक धर्मशाला था। अब सारी बसें वहीं पर खड़ी हो गई थी और लोगों को कहा गया कि आप लोग यहाँ पर फ्रेश होइए, नहाइए धोइए और खाने का इंतज़ाम सारा यहीं पर किया हुआ है। अब फिर 2-3 घंटे के बाद आराम करने के बाद बस फिर आगे की तरफ निकलेगी, जहाँ पर हमें उस गांव में जाना था जो देहात के अंदर में था। अब हमने वही सब काम किया। मैं पहली बार बिहार में आया था। मुझे अच्छा लग रहा था सब कुछ देख करके, खेत खलिहान बगीचे, और हम बीच बीच में सिगरेट का आनंद भी ले रहे थे। अब हम वहाँ से जब निकले बारात लेकर के, चले हम उस मंजिल की तरफ जहाँ पर बारात रुकनी थी, तो मैंने देखा दिन के उजाले में हम पहुँच गए थे। वो एक नदी का किनारा था और वहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए थे और वहाँ से करीब 500 मीटर की दूरी पर आगे एक ट्यूबवेल लगा हुआ था और बीच में खाली मैदान था, जैसे बच्चों का खेलने का मैदान हुआ करता है वैसे ही मैदान था। और उसमें एक बड़ा सा शमियाना लगा हुआ था। शमियाना में हर प्रबंध था, लाइट से लेकर के लाउड स्पीकर तक, डीजे तक, जो होता था। नौटंकी भी वहाँ पर आई हुई थी। मैंने पहली बार ऐसी चीज़ें सब देखा था। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था, मेरे दोस्त को भी मज़ा आ रहा था। मैंने आनंद तो ज़रूर लिया उन चीज़ों का, लेकिन बोर हो गया जल्दी से, क्योंकि हम लोग सिनेमा देखने वाले थे, लोग नए युग के, और वो सब पुराने टाइम का चलने वाला सब चीज़ था, तो उसमें ज़्यादा आनंद नहीं आ रहा था। और मुझे सिगरेट की तलब भी लग रही थी, लेकिन उसमें उस बारात में सब हमारे गली मोहल्ले के सारे लोग, जाने पहचाने लोग थे। अब वहाँ तो स्मोक हम कर नहीं सकते थे। हमने वही नदी के किनारे पर पहुँच गए। नदी किनारे पर पहुँचे तो अंधेरा होने लगा था, मतलब सूरज जो था डूब चुका था, लेकिन हल्की हल्की रोशनी अभी नज़र आ रही थी। मैंने देखा नदी तो गहरी थी नीचे में, लेकिन पानी कम था उसमें, शायद गर्मी की वजह से, लेकिन ढलान बहुत नीचे था। और उसके किनारे पर एक मोटा हो पेड़ लगा हुआ था, और पता नहीं किस चीज़ का पेड़ था, मुझे ध्यान नहीं था। और हम दोनों उसी जगह पर आकर के सिगरेट का आनंद लेने लगे। और फिर वहाँ से सिगरेट वगैरह पी करके हम फिर वापस उस शमियाना में चले गए थे। और इसके बाद वहाँ पर जो सब शादी का मुहूर्त होता है, जो वहाँ का विधि विधान होता है, उसमें सब लोग लग गए थे। और जो लड़कियाँ थीं वो दुल्हन के घर पहुँच गई थी। खाना पीना सब हो चुका था, उसी शमियाने में सब कुछ प्रबंध था। अब रात के करीब 11 बज चुका था। नौटंकी चल रही थी और जो बड़े बुजुर्ग थे नौटंकी का आनंद ले रहे थे। बाकी जो छोटे बच्चे थे उसमें गद्दा वद्दा बिछा हुआ था, उस पर सो गए थे। लेकिन मुझे तो नींद नहीं आ रही थी। एक तो शोर लाउड स्पीकर का ज़्यादा था, और दूसरा शायद बस की लंबी यात्रा से मुझे सर में दर्द हो रहा था। मैं सोचा कि शायद सिगरेट का एक आध कस ले लेंगे तो तबीयत सही हो जाएगी, सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। अब मैंने अपने फ्रेंड से बोला कि चलो चलते हैं उसी जगह पर जहाँ हमने स्मोक करके आए थे, नदी के किनारे। ये कि वो एकांत था, वहाँ पर कोई देखने वाला तो था ही नहीं।
अब फिर हम लोग छुपते छुपाते उस जगह से निकले और पहुंच गए उसी नदी के किनारे पर। अब वहाँ पर हम खड़ा होकर के उस लड़के से सिगरेट लिया और होठों में लगाया और माचिस की तिल्ली जलाने लगा। तिल्ली जरूर जली जरूर, लेकिन जलते ही वो बुझ गई। मैंने दूसरी तिल्ली निकाली, फिर जलाई, फिर वो भी बुझ गई। तीसरी निकाली, मैंने 5-7 तिल्ली को ख़त्म कर दिया, लेकिन सिगरेट जला नहीं पाया। मैं देखने लगा हैरानी से कि हवा भी नहीं चल रही है, तो आखिर ये तिल्ली क्यों इतनी जल्दी बुझ रही है। फिर मैंने एक तिल्ली निकाला और इस बार हवा देखने लगा कि कहीं हवा तो नहीं आ रही है। इस बार मैं थोड़ा सचेत था कि इस बार तो सिगरेट ज़रूर ही जला लूँगा। जैसे ही तिल्ली जलाई, अब मेरे बराबर से ऐसा लगा कोई फूंक मारा हो तेज, और फूंक लगते ही वो तिल्ली बुझ गई हो। सही मायने में एक बार तो मैं डर गया। अब मैं देखने लगा कि हम दोनों के अलावा यहाँ पर कौन है, लेकिन वहाँ तो कोई था ही नहीं। हैरानी से मैं इधर उधर देख रहा था। तभी मेरा दोस्त बोला, अरे क्या हो गया, तुमसे सिगरेट नहीं जल रही क्या? लाओ मुझे दे दो। मैंने माचिस उसको दे दिया और वो भी अपने होठों में सिगरेट लगा करके माचिस जलाने लगा। लेकिन जो हाल मेरे साथ में हो रहा था, वही हाल उसके साथ भी हो रहा था। तिल्ली जलती थी और फिर वो बुझ जाती थी, सिगरेट जल नहीं पाती थी। मुझे तो पहले ही एहसास हो गया था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हवा तो बिल्कुल नहीं चल रही है, लेकिन ये कैसे हवा तेज आ रही है जो माचिस को, तिल्ली को बुझा रही है। मैं अब बाहर की तरफ देखने लगा था। चांदनी रात थी, आसमान में चांद बड़ा सा नज़र आ रहा था और उसकी रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। खेत, पेड़ पौधे, नदी का हर पार्ट मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था। और तभी मुझे नदी के तट पर नीचे, ढलान के नीचे जहाँ पर पानी था, पानी के पास में कुछ लड़कियों को, औरतों को मैंने देखा जो चमकीले कपड़े पहने हुई थी और इधर से उधर वो लोग टहल रहे थे या पता नहीं क्या कर रहे थे। और वो कपड़े ऐसे थे जैसे हमारी बारात में लड़कियां पहन के आई थी, चमकीले सूट, चमकीले कपड़े, और वो चांद की रोशनी में चमक रहे थे। मैं अपने दोस्त को बुला रही, जरा इधर देखना, इधर नदी के नीचे में। सिगरेट तो जली नहीं। हम दोनों नीचे देखने लगे। वो भी देख करके हैरान रह गया। वो कहने लगा, ये तो अपनी बारात में आई ना लड़कियां लग रही हैं। 3-4 लड़कियां वैसे ही मुझे नज़र आ रही थी जो चमकीले सूट में थी और नदी में इधर से उधर सूखे तट पर घूम रही थी। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस जगह से हमें दूर चला जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग पता नहीं किस जादू में बंधे हुए थे और बस उनकी तरफ देखे जा रहे थे। और अचानक वो जो लड़का था वो पीछे की तरफ मुड़ा, कह रहा, मैं अभी सिगरेट जलाता हूँ, पेड़ से मैं पीछे चला जाता हूँ, वहाँ पर हवा नहीं लगेगा। और वो पेड़ के पास में चला गया और सिगरेट जलाने की कोशिश करने लगा। मैं अभी भी उन लड़कियों की तरफ देख रहा था, नदी के तरफ में। अब मुझे लग रहा था कि उसमें से एक जो लड़की है जो मेरे पड़ोस से आई थी वही है। उसकी लंबाई, बाल बराबर वैसे ही लग रहे थे। और तभी मेरे पीछे से, पेड़ के पीछे से मेरे दोस्त की तेज आवाज़, चीख सुनाई पड़ी, भाई मुझे बचाओ, भाई मुझे बचाओ। मैं चौंक करके पीछे देखा तो वो तो नज़र नहीं आया। मैं बोला, क्या हुआ, कहाँ पर हो तुम? कह रहा, भाई मैं पेड़ के ऊपर हूँ, ये देखो किसी ने मेरे को खींच लिया ऊपर, पेड़ के ऊपर में। मैं भाग करके पेड़ के पास में गया। मैं समझा कि ये मजाक कर रहा है, लेकिन ये मजाक के वक्त नहीं था। मैं देखा वाकई में वो तो ज़मीन से ऊपर 5-6 फीट ऊपर खड़ा लटका हुआ पेड़ पर। और पेड़ की लंबाई काफ़ी थी और वो तो पेड़ पर चढ़ना भी नहीं जानता था।
और ये पेड़ पर कैसे चढ़ गया इतना ऊपर में। मैं डांटते हुए बोला, देखो ये मजाक की वक्त नहीं है, नीचे उतरो, चलो हम लोग चलते हैं वापस। ये सिगरेट नहीं जल पाएगी, शायद माचिस का तिल्ली खराब है। लेकिन वो तो चिल्लाने लगा था, अरे भाई मुझे नीचे उतारो, मुझे किसी ने पकड़ रखा है, मुझे नीचे नहीं आने दे रहा है। मैं डांटने लगा, देखो मजाक की एक हद होती है और तुम अब मजाक मत करो, नीचे कूद जाओ, आओ हम चलते हैं वापस, कोई दूसरी माचिस लेके और देखते हैं कहाँ जलाएंगे सिगरेट हम लोग। लेकिन वो तो रोने लगा था, चिल्लाने लगा, रोने लगा, भाई मुझे बचा लो, देखो ये मुझे छोड़ नहीं रहा है, पता नहीं कौन है, मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा है। अब मेरा जो दिल था धड़कने लगा तेज तेज, क्योंकि वैसा मजाकिया लड़का नहीं था। अब वाकई में वो पेड़ के काफ़ी ऊपर लटका हुआ था। मैं पेड़ के पास पहुंच करके देखने लगा। उसका तो हाथ जैसे लग रहा था कि पेड़ पर चिपके हुए दोनों हाथ, और वहाँ पर कोई मुझे दिखाई नहीं पड़ा कि कोई उसको पकड़ रखा हो। मैं देख करके घबरा गया। मैं उछल करके उसका पैर पकड़ने की कोशिश करने लगा, अगर पैर पकड़ में आ गया तो मैं नीचे खींच लूँगा। लेकिन मैं पकड़ नहीं पा रहा था उसको पैर को, और वो चिल्लाए जा रहा था, तेज तेज आवाज़ किए जा रहा था। आवाज़ तो रात में दूर तक जानी चाहिए थी, लेकिन जो शमियाने के लाउड स्पीकर जो चल रहे थे उसकी आवाज़ के बीच में उसकी आवाज़ दब जाती थी। शमियाने से जो लाउड स्पीकर बज रहे थे उनकी बहुत तेज़ आवाज़ थी। वहाँ से शमियाना भी साफ नज़र आ रहा था, उसकी लाइट भी जलती हुई दिखाई पड़ रही थी। मैं उसको बचाने की बहुत कोशिश किया कि मैं कूद जाऊं, कूद करके उसका पैर पकड़ लूं, लेकिन मैं सफल नहीं हो सका। अब सही मायने में मैं बिल्कुल घबरा सा गया था। लेकिन आसपास में तो उस लड़कियों के अलावा कोई भी नहीं था जो नीचे खड़ी थी, और वो मेरी क्या मदद कर पाएंगी। लेकिन इतनी रात में यहाँ नदी के नीचे क्या करने गई हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब फिर मैं घबरा करके इधर उधर दौड़ने लगा था। पता नहीं क्यों अचानक मेरी निगाह नदी के तट पर पड़ी, जहाँ पर लड़कियाँ नज़र आ रही थी। अब तो वहाँ पर कोई था ही नहीं, पूरा इलाका बिल्कुल खाली खाली सा नज़र आ रहा था। मैं अब चिल्लाने लगा था, पता नहीं क्यों तेज तेज आवाज़ में, लेकिन मेरा चिल्लाना भी काम नहीं आया, क्योंकि वहाँ पर कोई था ही नहीं कि हमारे नज़दीक कोई आए और हमारी मदद करे। अब मेरा दोस्त भी अभी भी वो चिल्लाए जा रहा था। और तभी मुझे तेज खुशबू महसूस हुई। वो खुशबू परफ्यूम की थी, और मैं तो फूलों का काम करने वाला आदमी था। अब मैं वो खुशबू को पहचान गया कि ये जो इत्र है ये लड़कियां लगाए करती है। अब मैं पलट करके देखा तो मैं देखता ही रह गया था। वैसे ही चमकीली कपड़ों में एक लड़की मुझे खड़ी दिखाई दी। उसके लंबे बाल काफ़ी लंबे लंबे थे और लहरा रहे थे। चेहरा बहुत ही सुंदर था, और सफ़ेद कपड़ों में सितारों वाले कपड़े थे, जिसमें से वो चमक सी निकल रही थी। और ये परफ्यूम का गंध उसी के कपड़ों से मुझे महसूस हो रही थी। लेकिन मैंने जो देखा तो हमारी बारात की वो लड़की नहीं थी। मैं तो इसे जानता भी नहीं था। और वो लड़की हमारे पास पहुंच गई। अब कहने लगी, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ क्यों आए हो। मैं कहने लगा, जी हम तो बस सिगरेट पीने के लिए आए थे, और देखिए मेरा दोस्त को किसी ने पकड़ रखा है पेड़ के ऊपर में, छोड़ नहीं रहा है, हम क्या करें। वो लड़की कहने लगी, क्या तुम्हें पता नहीं था कि ये श्मशान है, ये नदी का जो इलाका है जहाँ पर आप लोग खड़े हो पूरा श्मशान का एरिया है, और यहाँ पर तो भूत प्रेतों का अड्डा है। शायद किसी शैतान ने आपको दोस्त को पकड़ लिया है पेड़ के ऊपर से। अब तो मेरी हालत और ख़राब हो गई। मैं कहने लगा कि आप मेरी मदद कीजिए ना। वो मेरी बात सुन करके मुस्कुराने लगी। वो कहने लगी, मदद तो मैं कर दूं, लेकिन मुझे क्या मिलेगा। मैं कहने लगा कि मेरी आप मदद कीजिए, जो कहेंगी
हम करने के लिए तैयार हैं, जो मांगेंगे हम देने के लिए तैयार हैं। आप हमारे दोस्त को जान बचा दीजिए और हमें इस जगह से बाहर निकाल दीजिए। वो लड़की मुस्कुराने लगी, कहने लगी, ज़रूर मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और फिर अचानक वो तेज आवाज़ में पेड़ की तरफ देखते हुए बोली, छोड़ दो इसको, छोड़ दो इसको। और वो दोस्त मेरा भरभरा करके नीचे गिर पड़ा और पेड़ था वो जोर जोर से हिलने लगा, जैसे पेड़ को कोई हिला रहा हो। तेज तेज आवाज़ पेड़ में से आने लगी, आपस में डाली जिसे टकरा रही हो। और फिर एक गुर्राहट भरी आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। वो लड़की फिर डांटी, तुम शांत हो जाओ, ये मेरा इलाका है और ये मेरे मेहमान हैं, तुम इनको छू भी नहीं सकती, तुम शांत हो जाओ। और जैसे ही लड़की ने ये आदेश दिया, वो पेड़ हिलना बंद हो गया था और गुर्राहट भी शांत हो गई थी। और वो मेरा जो दोस्त नीचे गिरा था, वो गिरते ही बिल्कुल शांत पड़ गया था। शायद वो बेहोश हो गया था डर से। अब वो लड़की मेरे बिल्कुल समीप खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। अब मेरी तरफ देख करके मुस्कुराई जा रही थी। वो कहने लगी, तुम तो बहुत सुंदर हो। और मेरा हाथ को उसने पकड़ लिया। जैसे ही हाथ पकड़ा, मेरे शरीर में तो जैसे बिजली का करंट लगा हो। मुझे तो एकदम लगा कि शरीर में बिजली दौड़ गई हो और दिमाग में ऐसे लगने लगा कि पटाखे फूटने शुरू हो गए हों। ऐसे मुझे महसूस हुआ। और इसके बाद मुझे तो बिल्कुल होश भी नहीं रहा। मैं अपना होश खो बैठा था। जब मुझे होश में आया, आंखें मैंने खोली तो अपने आप को उसी समयाने के अंदर पाया। और जो हमारे साथ में जो लोग थे, वो मुझे उठाने की कोशिश कर रहे थे, होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, मुझ पर पानी छिड़क रहे थे। मैं अब आंखें अपनी पूरी तरह से खोल दिया। मैंने देखा सुबह हो चुकी है और मेरा दोस्त जो बेहोश पड़ा हुआ था नीचे, वो मेरे सामने खड़ा दिखाई दे रहा था। उसको देख करके सही सलामत मुझे बहुत सुकून मिला। मैं अपने आप को भी देखने लगा, मैं भी सही सलामत था। मेरे साथ में ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि मेरे शरीर का कोई नुकसान पहुंचा हो, लेकिन सर में दर्द काफ़ी था। अब वो सारे जो लोग थे हमारे साथ बाराती में आए हुए थे और कुछ उनमें घराती भी थे। वो कहने लगे कि इन लड़कों को उस जगह पर जाना ही नहीं चाहिए, पर वो तो श्मशान का इलाका है, वहाँ नहीं जाना चाहिए था। और वो भी रात में मंदिर का पुजारी को बुला लिया था और वो भी मेरा उपचार कर रहा था, वो झाड़ फूँक कर रहा था। और फिर मैं अब पूरी तरह होश में था तो कहने लगा कि सब कुछ ठीक है, कोई खतरे वाली बात नहीं है, अब कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन मैं रात की बात मुझे अच्छी तरह से याद था। उस लड़की का चेहरा मैं भूल नहीं पाता। मैं बिल्कुल अभी भी डरा हुआ था और उस लड़के को मैं अकेले में ले गया। पूछा कि मैं यहाँ पर कैसे आया। मैं तो याद भी नहीं है कि मैं उस जगह पर कहाँ गिरा था, मैं अपना होश कहाँ खोया था, मेरे साथ में क्या हुआ था, तुम बताओ। वो लड़का कहने लगा कि जब मुझे होश आया तो मैं तुम्हें थोड़ा सा दूरी पर गिरे हुए पाया। मैं देखा आसपास में कोई नहीं था, तुम बेहोश पड़े हुए थे और मैं तुम्हें होश में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम होश में नहीं आ रहे थे और आसपास में ऐसा लग रहा था जैसे कोई चक्कर काट रहा हो, सफ़ेद धुएं जैसा। मैं अब बहुत डरा हुआ था। अब मैं उठ करके वहाँ से अपने समियाने बारात की तरफ दौड़ आया और यहाँ से लोगों को बताया और फिर मैं मदद लेके वहाँ पहुँचा था और फिर लोगों की मदद के थ्रू तुम्हें उठा करके यहाँ पर लाया गया था।
इसके बाद घराती भी आ गए थे और वो पंडित को बुला के लाए थे और फिर उन्होंने तुम्हारा झाड़ फूँक किया और पानी डाल करके होश में लाया गया। यही हुआ था। वो भी डरा हुआ था। कहने लगे भाई, वो कहने लगा कि हम लोग गलत जगह पर चले गए थे। वो तो श्मशान का एरिया था। गांव वाले बता रहे थे कि वहाँ तो हम लोग को जाना ही नहीं चाहिए था। हमने तो वहाँ जा कर के खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। खैर, उस टाइम जो होना था हो चुका था। मेरे सर में दर्द तो अभी भी था और शाम के टाइम में अब जो बारात थी वो चल पड़ी थी। दोपहर का खाना खाने के बाद में और 4 बजे के आसपास हमारी बस वापसी के लिए चल पड़ी थी। रास्ते में दर्द तो रहा, लेकिन जहाँ बस रुकती थी हम दोनों जा कर के थोड़ा सिगरेट का कस लगा लेते थे। लेकिन मैं उस लड़की का चेहरा भूल नहीं पाता था। वो मेरे दिमाग में छाई हुई थी, जैसे लग रहा हो कि मेरे साथ साथ वो भी चल रही हो। लेकिन मैं महसूस तो करता था कि मेरे वो आसपास ही है, लेकिन मुझे वो दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन अंदर से मैं बहुत डरा हुआ था। अब हम अपने घर पहुंच गए थे और सारा किस्सा हमने अपने परिवार को बताया था। वो बात छिपा करके कि हम सिगरेट पीने गए थे। सिर्फ हमने बताया था कि हमारा वहाँ दिल नहीं लग रहा था और थोड़ा हम टहलने के लिए उस जगह पर निकल गए थे। घर वालों ने बोल दिया चलो कोई बात नहीं, आगे से इस चीज़ का ध्यान रखना। लेकिन अब जो कुछ हो गया था अब तो वो वापस नहीं आ सकता था। और एक रात हमारी पूरी अच्छी तरह से बीत गई थी। दूसरी रात मैं जब सोया था अपने कमरे में, आधी रात बीत चुकी थी। अब मुझे लगा कि वो लड़की मेरे बिस्तर के आसपास में ही नज़र आ रही है। वाकई में नींद में था या मैं जगा हुआ कुछ मालूम नहीं हो पाया। लेकिन मैं बहुत डर गया था और मैं दरवाज़ा खोल करके बाहर निकल आया। अपनी माँ के पास पहुँच गया और मैं डरा हुआ था। माँ देख करके घबरा गई थी। वो कहने लगी बेटा ज़रूर तूने सपना देखा होगा, इसलिए तू डरा हुआ है। कोई बात नहीं, मैं तेरे को चल, मैं तेरे कमरे में सोती हूँ, तू डर मत। माँ मेरे कमरे में सोई थी। लेकिन फिर भी मैं रात को एक बार उस लड़की का सपना देखा। वो लड़की मेरे हाथ पकड़ करके और उसी नदी के तट पर इधर से उधर घूम रही थी। अब मैं उसको देख करके एकदम डर गया था रात में। और फिर माँ समझ गई कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे साथ कुछ गलत चल रहा है। अगले दिन पिताजी को ये सब बात बताया गया। अब पिताजी ने देरी नहीं किया, वो एक तांत्रिक को बुला करके लाए और मेरा झाड़ फूँक शुरू हुआ। झाड़ फूँक के बाद में 2-3 दिन वह मुझे सपने में ज़रूर नज़र आई थी और इसके बाद वो दिखना बंद हो गया था। लेकिन इस काम में पूरा 1 महीना मेरा लगा था और तब से मैं कान पकड़ लिया था कि मैं ऐसी जगह पर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मेरी जान जाते जाते बची थी और मेरा दोस्त का भी। और उस रात को क्या हुआ था, उस लड़की ने मेरे साथ क्या किया, इसका मुझे कुछ मालूम ही नहीं चला। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है, कहानी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानी हमने डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार उस चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, उन कहानियों का आनंद लीजिएगा। और मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं ऐसी ही घटनाओं के साथ में अगले दिन। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।